हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त होगे। मैं हूँ तान्या मुंजाल और बेटा आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर भाई, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और भाई उस चैप्टर का जो नेम है वो है बेटा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चैप्टर में, तो कोशिश है कि भाई जल्दी जल्दी इस चैप्टर को खत्म किया जाए। तो इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, इसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है, करंट अकाउंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी के बारे में हम जरूर पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा ऑटोनोमस आइटम क्या होती है, अकोमोडेटिंग आइटम क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस आ जाता है बेटा आपका कई बार ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। कैपिटल अकाउंट सरप्लस क्या होता है, आगे कैपिटल अकाउंट सरप्लस कैन बी अ ग्रिम इंडिकेटर। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, हाउ कैपिटल अकाउंट सरप्लस कैन बी अ ग्रिम इंडिकेटर, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद कॉजेज ऑफ बीओपी डिसइक्विलिब्रियम, बच्चे पूछ रहे होंगे मैम ये कहाँ पे है, तो अगर आप देखोगे बेटा लास्ट में, अपने चैप्टर के लास्ट में चले जाओ, होर्ड्स के पीछे वाले क्वेश्चन जो एबिलिटी जोन के आसपास होगा, यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ बीओपी भी पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो इसमें हम देखते हैं एक करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, ये तीनों अकाउंट जो है उस पर स्टार मार्क कर लीजिए। तीनों अकाउंट में से एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो करें शुरुआत इस चैप्टर की। तो लो जी, सबसे पहले समझते हैं भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। तो इसको समझने के लिए ना बेटा एक कहानी समझते हैं, एक कहानी समझते हैं। मान लो ये है आपका इंडिया, ये है आपका इंडिया, ठीक है, और ये बहुत सारी बाहर की कंट्रीज, ये है बहुत सारी बाहर की कंट्रीज, ठीक है। ये मैं इसको दे देती हूँ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, है ना, चाइना, जापान, बहुत सारी कंट्रीज है। जब हमारा भारत देश बाहर की कंट्री के साथ, है ना, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस करता है, हमारा भारत देश बाहर की कंट्री के साथ बहुत सारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस करता है। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है मनी की फॉर्म में ट्रांजैक्शंस करना, लेन देन होना। बाहर की कंट्री से सामान खरीदता है तो देश से पैसा जाता है, बाहर की कंट्रीज को सामान बेचता है तो देश में पैसा आता है। यानी जब हमारा भारत देश बाहर की कंट्री के साथ एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस करता है, खरीदता है, बेचता है, व्यापार करता है, बाहर की कंट्री के साथ जब व्यापार करता है, उसी को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है, तो आप फटाफट से समझ लो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। आपके लिए एक अकाउंट बनाती हूं मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का। लो जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, अकाउंट्स के बच्चों को समझ आ जाएगी। जैसे अकाउंट्स में हम बनाते हैं ना डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, वैसे ही बेटा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बनता है। इस साइड होता है आपका डेबिट और इस साइड होता है आपका क्रेडिट। डेबिट साइड का मतलब होता है बेटा आउटफ्लो, डेबिट साइड का मतलब होता है आउटफ्लो, और क्रेडिट साइड का मतलब होता है आपका इनफ्लो। आउटफ्लो का मतलब होता है आउटफ्लो ऑफ कैश, हमारे देश से करेंसी बाहर जा रही है। इनफ्लो का मतलब हमारे देश में जब पैसा आता है तो हम इस साइड लिखते हैं, जब देश से पैसा जा रहा है यानी आउटफ्लो हो रहा है तो उसको हम नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। नेगेटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि देश से पैसा जा रहा है, माइनस हो रहा है। जब देश में पैसा आता है तो उसको हम पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं क्योंकि इनफ्लो हो रहा है। डेबिट साइड यानी आउटफ्लो, क्रेडिट साइड यानी इनफ्लो। ये होता है आपका बैलेंस ऑफ अकाउंट, ये होता है आपका बैलेंस ऑफ अकाउंट। लास्ट में हम देखते हैं डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही, ये हम चेक करते हैं। जैसे अकाउंट्स में चेक करते हैं ना, वैसे ही इसमें करते हैं। अब मतलब समझो, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्यों है, बेसिकली ये स्टेटमेंट है। जैसे अकाउंट्स में बोलते हैं ना ये स्टेटमेंट है, पीएनएल अकाउंट एक स्टेटमेंट है, वैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट है जिसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती है। मॉनेटरी क्यों बोले, क्योंकि मनी की फॉर्म में ट्रांजैक्शंस होती है। किसकी, ऑफ हमारी कंट्री, और कंट्री का मतलब हमारे देश की, किसके साथ, विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर की कंट्री के साथ जो होती है ट्रांजैक्शंस होती है। हमारे देश की बाहर की कंट्री के साथ बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती है, लेन देन, व्यापार होता है, बिजनेस होता है, खरीदना बेचना बाहर की कंट्री के साथ, उसी को हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब समझो क्या क्या आइटम्स इंक्लूड करते हैं, कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस होती है हमारे देश की बाहर की कंट्री के साथ। पहला एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट का मतलब बाहर की कंट्री को सामान बेचना, इंपोर्ट मतलब बाहर की कंट्री से सामान खरीदना। ये विजिबल आइटम क्यों है, विजिबल क्यों है, क्योंकि गुड्स को हम देख सकते हैं, खरीदते वक्त, बेचते वक्त, गुड्स को इधर से उधर जाते वक्त हम देख सकते हैं, विजिबल है, इसलिए हम इसको विजिबल आइटम बोल देते हैं। आगे एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट मतलब बाहर सर्विसेज दे रहे हैं और इंपोर्ट का मतलब बाहर की कंट्री से सर्विसेज ले रहे हैं। एक एक चीज को अच्छे समझते हैं, ठीक है। मान लो एक बार मैं इसको इरेज कर रही हूँ,
ठीक है, ये अकाउंट है आपका, ठीक है, ये अकाउंट है। पहला क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ले रहे थे, एक्सपोर्ट है यानी बाहर की कंट्री को सामान बेच रहे हैं तो देश में पैसा आएगा कि जाएगा, मैम देश में पैसा आएगा तो वो इनफ्लो में डाल देंगे। इंपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब क्या, बाहर की कंट्री से सामान खरीद रहे तो देश से पैसा जाएगा यानी आउटफ्लो, आउटफ्लो मतलब डेबिट साइड में लिख देंगे। एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, बाहर की कंट्री को सर्विसेज दे रहे, सर्विसेज यानी इनविजिबल आइटम होती है, सर्विसेज को कभी भी देख नहीं सकते। दो टाइप की सर्विसेज होती है, एक होती है आपकी फैक्टर सर्विसेज और एक आती है नॉन फैक्टर सर्विसेज। आगे हम धीरे धीरे चलेंगे फैक्टर सर्विसेज क्या और नॉन फैक्टर सर्विसेज। सर्विसेज यानी आप बाहर की कंट्री को सर्विसेज दे रहे हो, इनविजिबल आइटम है, सर्विसेज दे रहे हो तो देश में पैसा आ रहा है यानी बताओ डेबिट साइड की क्रेडिट साइड, मैम क्रेडिट क्योंकि इनफ्लो हो रहा है, देश में पैसा आ रहा है तो यहाँ देश से पैसा जा रहा है तो डेबिट साइड। आगे इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज का मतलब क्या है, बाहर की कंट्री से सर्विसेज ले रहे हो तो देश से पैसा जा रहा है यानी आउटफ्लो। क्लियर है। यूनिलेटरल ट्रांसफर या फिर करंट ट्रांसफर, जिसको आप ट्रांसफर पेमेंट्स भी बोल सकते हो। अगर आप बाहर की कंट्री में पेमेंट कर रहे हो, ट्रांसफर पेमेंट्स कर रहे हो तो देश से पैसा जा रहा है तो यहाँ बाहर की कंट्री ने आपके देश में पैसा डाला, डोनेशंस की फॉर्म में, स्कॉलरशिप्स की फॉर्म में, देश में पैसा आ रहा है यानी इनफ्लो, इनफ्लो मतलब क्रेडिट साइड। क्लियर है। आगे सेल एंड परचेज ऑफ रियल एसेट या फिर फिजिकल एसेट, जिसका मतलब है प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग। अगर आप बाहर की कंट्री में सेल कर रहे हो, बिल्डिंग सेल कर रहे हो, मशीन सेल कर रहे हो, जिसको आप रियल एसेट या फिजिकल एसेट बोल देते हो, रियल एक्चुअल में एसेट्स है ना, ये एक्चुअल में एसेट्स है। जब आप सेल कर रहे हो तो देश में पैसा आ रहा है तो यानी क्रेडिट साइड। अगर आप परचेज कर रहे हो मशीन बिल्डिंग तो देश से पैसा जा रहा है यानी डेबिट साइड, आउटफ्लो है। आगे इंटरनेशनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बाहर की कंट्री के साथ व्यापार हो रहा है, बाहर की कंट्री के साथ तो इंटरनेशनल। सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट लाइक शेयर्स एंड बॉन्ड्स, अगर बाहर की कंट्री से शेयर्स खरीदो, बाहर की कंट्री में शेयर्स खरीदो, बाहर की कंट्री में बॉन्ड्स खरीद रहे हो तो शेयर्स खरीद रहे हो आ रहे और पैसा जा रहा है यानी आउटफ्लो, आउटफ्लो मतलब डेबिट। अगर आपने बाहर की कंट्री वालों ने आपसे खरीदे, ये हो गया सेल। अगर आप सेल कर रहे हो, सेल का मतलब क्या है, आप शेयर्स को बेच रहे हो, शेयर्स को बेच रहे हो तो देश में पैसा आ रहा है यानी इनफ्लो, इनफ्लो मतलब यहाँ पे। क्लियर है। अब ये है आपका बीओपी अकाउंट, बीओपी अकाउंट मतलब सारे के सारे मनी की फॉर्म में ट्रांजैक्शन है, देश में पैसा आ रहा है कि देश में पैसा जा रहा है, ये है आपका बीओपी अकाउंट, ये आपकी एक स्टेटमेंट है। और लास्ट में हम देखते हैं कि भाई आपका डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो यानी आपके इनफ्लो और आउटफ्लो इक्वल हो तो उसको आप कहते हो बैलेंस बीओपी, उसको आप क्या कहते हो, बैलेंस बीओपी, ये आपके लिए बनाया हुआ है। दिस इज योर बीओपी अकाउंट, ठीक है। यहाँ आपकी डेबिट साइड आउटफ्लो नेगेटिव आइटम, नेगेटिव क्यों बोले, देश से पैसा जा रहा है इसको हम नेगेटिव बोलते हैं। आउटफ्लो मतलब देश से पैसा जा रहा है, जब देश में पैसा आता है तो इनफ्लो, एक्सपोर्ट्स वगैरह यहाँ आते हैं, सारे इंपोर्ट्स वगैरह यहाँ आते हैं आपके, जैसे वहां हुआ है। अब देखो बैलेंस बीओपी क्या होता है, जब इन दोनों का बैलेंस किया, ये आपका अकाउंट बन गया, इस साइड आपकी डेबिट साइड, इस साइड आपकी क्रेडिट साइड। जब डेबिट और क्रेडिट इक्वल होता है तो उसको आप क्या कहते हो, बैलेंस बीओपी, ठीक है। जब आपका डेबिट बैलेंस ज्यादा है और क्रेडिट बैलेंस कम है यानी खर्चा ज्यादा है, देश से पैसा ज्यादा जा रहा है, देश में पैसा कम आ रहा है, तो इसको आप बोलते हो बीओपी डेफिसिट, उसको आप क्या कहते हो, बीओपी डेफिसिट। क्लियर है। अगर ये वाली सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन है, देश में पैसा ज्यादा आ रहा है, देश से पैसा कम जा रहा है, देश में ज्यादा आ रहा है, इनफ्लो ज्यादा हो रहे हैं, आउटफ्लोज कम है, इनफ्लो ज्यादा हो रहा है यानी देश के लिए अच्छी बात है ना, देश में पैसा आ रहा है, तो ये सरप्लस की सिचुएशन है, क्योंकि पैसा आ रहा है देश में, अच्छी बात है। सरप्लस की सिचुएशन है तो ये क्या है, बीओपी सरप्लस। देख रहे हो, ये है आपकी तीन सिचुएशन। दिस इज योर बीओपी अकाउंट। अब देखो भाई, अब बीओपी के कुछ कंपोनेंट्स हैं, एक होता है आपका करंट अकाउंट, एक होता है आपका कैपिटल अकाउंट और एक होता है आपका ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, एक चीज देखो, ये आपका बीओपी है, दिस इज योर बीओपी, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं, ये वाला कलर ले लेते हैं, अगर मैं बात करूं जो आपकी बीओपी है, बीओपी के दो कंपोनेंट्स, अगर मैं मेजर बात करूं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बात कर लेती हूँ, मान लो, ठीक है। ऑब्वियसली बीओपी पूरा है, उसी के पार्ट्स है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। जो पहली तीन आइटम्स है ना आपकी, पहली तीन आइटम जो है आपकी, ये आपकी करंट अकाउंट में आती है, ये आपकी करंट अकाउंट में आती है। बीओपी में सारी आ गई, करंट अकाउंट में पहली तीन आइटम्स और लास्ट की जो दो आइटम्स है ना वो आपकी, ये आपकी कैपिटल अकाउंट में आती है, कैपिटल अकाउंट में आती है। क्लियर है। बच्चे कहेंगे मैम कैपिटल अकाउंट में देखा ही नहीं। अगर आपने एफडीआई देखा हो,
ये एफडीआई बोल देते हैं इसको। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बाहर के देश आपके देश में पैसा लगा रहे हैं, मशीन खरीद रहे, बिल्डिंग खरीद रहे, ये होता है। मैकडी हो गए, आपके केएफसी हो गए, बाहर की बड़े बड़े ब्रांड्स क्या होते हैं हमारे देश में आते हैं और अपना एक बिजनेस खड़ा कर देते हैं। ये क्या होती है हमारे देश में एफडीआई होती है, हमारे देश में प्रोडक्शन हो रही है उसे। एफआईआई ये जो है ना आपकी सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, शेयर्स, बॉन्ड, एफआईआई बोलते हैं उसको, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। जब बाहर के देश हमारे देश में आते हैं ना, हमारे देश के शेयर्स में पैसा लगा रहे हैं, हमारे देश की कंपनीज में लगा रहे हैं, हमारे देश में बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, ये इसको हम कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इससे देश में प्रोडक्शन नहीं होती। क्लियर है? तो ये इसको एफडीआई और इसको हम एफआईआई के नाम से बोल देते हैं। क्लियर है? तो पहली 3 आइटम कहाँ आएगी? करंट अकाउंट में होगी। लास्ट की 2 आइटम्स कहाँ आएगी? आपकी कैपिटल अकाउंट में होगी। ठीक है, तो वही है। अब देख लेते हैं आपका करंट अकाउंट। पहले करंट अकाउंट क्या होता है? हमारे देश, करंट अकाउंट का मतलब यही है हमारा भारत बाहर की कंट्री के साथ व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस कर रहा है, लेकिन वो ट्रांजैक्शंस क्या होती है, इससे हमारे देश की ना ही एसेट्स पे इंपैक्ट पड़ता है, ना ही हमारे देश की लाइबिलिटीज पे इंपैक्ट पड़ता है। कौन कौन सी आइटम्स होती है? वो पहली 3 आइटम्स कौन कौन सी थी? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर। ये क्या आपकी 3 आइटम्स होती है। इसको हम विजिबल आइटम बोलते हैं, सर्विसेज को हम इनविजिबल आइटम बोल देते हैं और इसको भी हम इनविजिबल आइटम बोल देते हैं। इनविजिबल आइटम ही होती है भी। क्लियर है? अब सर्विसेज आपकी 2 होती है बेटा, सर्विसेज आपकी 2 होती है। एक होती है आपकी फैक्टर सर्विसेज, ये आपके लिए बना हुआ है। सर्विसेज आपकी 2 होती है, एक होती है आपकी फैक्टर सर्विसेज और एक होती है आपकी नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज का मतलब आपने किसी को जमीन दी, उसके बदले में आपको पैसा मिल रहा है, लेबर दिया है तो इंटरेस्ट मिल रहा है, कैपिटल के बदले में वेजेस, एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट। नॉन फैक्टर सर्विसेज क्या होती है? शिपिंग, बैंकिंग और इंश्योरेंस, ये होती है आपकी नॉन फैक्टर सर्विसेज। अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट आपका बनता कैसे? ठीक है जी, करंट अकाउंट के लिए मैं जगह देखूं तो मैं यही बना देती हूँ आपका करंट अकाउंट, है ना। यही आपका बनाते हैं करंट अकाउंट। लो जी, पेन चेंज किया, ऊपर लिख रही हूं मैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट से डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट का मतलब क्या होता है मैम? डेबिट का मतलब होता है आउटफ्लो और क्रेडिट का मतलब क्या होता है मैम? इनफ्लो। क्लियर है? आउटफ्लो मतलब माइनस से और इनफ्लो मतलब पॉजिटिव से। तो फटाफट से देखते हैं भाई। एक्सपोर्ट कर रहे गुड्स का, एक्सपोर्ट कर रहे देश में पैसा आ रहा है, इंपोर्ट कर रहे गुड्स का देश से पैसा जा रहा है, यहाँ पे आ जाएगा। एक्सपोर्ट कर रहे सर्विसेज का देश में पैसा आ रहा है क्योंकि सर्विसेज दे रहे हो तो देश में पैसा आएगा। इंपोर्ट कर रहे बाहर से सर्विसेज ले रहे हो तो देश से पैसा जाएगा। आगे यूनिलेटरल ट्रांसफर टू या फिर फ्रॉम अब्रॉड, अगर बाहर से आ रही है तो यहाँ आ जाएगा, बाहर जा रही है, आप पेमेंट बाहर कर रहे हो तो देश से पैसा जा रहा है, यानी यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? सर्विसेज 2 टाइप की होती है, फैक्टर सर्विसेज और नॉन फैक्टर सर्विसेज। अगर आपने किसी को जमीन दी तो लैंड की रेंट की फॉर्म में पैसा आएगा, लेबर की तरह काम कर रहे हो तो वेजेस की फॉर्म में पैसा आएगा, अपना पैसा कैपिटल लगाई तो इंटरेस्ट की फॉर्म में पैसा आ रहा है, और एज ए एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हो तो प्रॉफिट की फॉर्म में पैसा आ रहा है। ये सारे पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे तो यहाँ देश से पैसे जब जाएगा तो कहाँ जाएगा? यहाँ। अगर आपने किसी को शिपिंग, बैंकिंग या फिर इंश्योरेंस सर्विसेज दी तो पैसा आएगा यहाँ पे। अगर आपने उनसे सर्विसेज ली है सारी तो देश से पैसा जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया। अब सेम एक बार मुझे स्पेस चाहिए तो मैं यहाँ पे इरेज कर देती हूँ थोड़ा सा। देखो सेम ये डेबिट साइड होगी, ये आपकी क्रेडिट साइड। जब आपकी डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाती है तो उसको आप क्या कहते हो? बैलेंस बीओपी। इसको आप बैलेंस करंट अकाउंट, मैं आपके लिए यहाँ पे बना भी रखा होगा मैंने, लिखो। अगर आपका बैलेंस करंट अकाउंट क्या होता है? जब आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाए। दिस इज योर करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है, जब डेबिट और क्रेडिट आपका इक्वल हो जाए तो ये क्या आपके लिए बैलेंस सिचुएशन है। जब आपकी डेबिट साइड ज्यादा है, जब आपकी डेबिट साइड ज्यादा है तो ये डेफिसिट करंट अकाउंट की सिचुएशन है। जब आपकी ये सिचुएशन है, क्रेडिट साइड ज्यादा है यानी इनफ्लो ज्यादा है और आउटफ्लो कम है ना, ये क्या है? आपकी आउटफ्लोज होती है और ये आपकी इनफ्लोज होती है। जब आपकी इनफ्लो ज्यादा है और आउटफ्लो कम है तो ये अच्छी बात है ना, देश में पैसा ज्यादा आ रहा है, तो यानी सरप्लस की सिचुएशन है। सरप्लस की सिचुएशन है तो ये क्या है? आपका करंट अकाउंट का सरप्लस। यही है बेटा बैलेंस करंट अकाउंट, सरप्लस करंट अकाउंट और डेफिसिट करंट अकाउंट। देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। क्लियर है? देख लेना किस में इनफ्लो ज्यादा है, किस में आउटफ्लो ज्यादा है। इनफ्लो अच्छा है, आउटफ्लो कम है, ये वाली सिचुएशन है। अगर ये वाली सिचुएशन है तो सरप्लस होगी। अगर खर्चा ज्यादा है, अगर आउटफ्लो ज्यादा है, खर्चा ज्यादा है तो आपकी डेफिसिट सिचुएशन होगी। क्लियर है? लो जी, आगे हम पढ़ते हैं, कैपिटल अकाउंट पे आएंगे। कैपिटल अकाउंट पे आएंगे इससे पहले हम एक बैलेंस ऑफ ट्रेड समझ लेते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ लिया, करंट अकाउंट समझ लिया, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? डिफरेंस आ जाता है कई बार करंट अकाउंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के बीच में, बैलेंस ऑफ पेमेंट या फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड के बीच में डिफरेंस आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट में सारी आइटम्स आती है, पहली 3 आइटम करंट अकाउंट में आएगी, लास्ट की 2 आइटम्स कैपिटल अकाउंट में आएंगी। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ आपका जो फर्स्ट आइटम है ना, एक्सपोर्ट,
एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जिसको हम विजिबल आइटम कहते हैं, वो आएगी सारी सिर्फ और सिर्फ आपकी बैलेंस ऑफ ट्रेड में। ट्रेड का मतलब व्यापार, व्यापार किसका? सिर्फ सिर्फ गुड्स का व्यापार, सर्विसेज का नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपका एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स जो विजिबल आइटम है वो आती है आपकी बैलेंस ऑफ ट्रेड में। तो फॉर्मूला क्या है? एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, ये है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसका भी सेम अकाउंट बनता है, सेम सिचुएशन है। दिस इज योर बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट। यहाँ आपका डेबिट साइड, यहाँ आपका क्रेडिट साइड। डेबिट मतलब आउटफ्लो, क्रेडिट मतलब इनफ्लो। जब आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाए, डेबिट और क्रेडिट इक्वल होने का मतलब क्या है? अब यहाँ देखो, अगर एक्सपोर्ट करे तो पैसा आएगा, इंपोर्ट करे तो देश से पैसा जाएगा, क्योंकि गुड्स का एक ही टाइम आएगी। एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स यहाँ जाएंगे, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स यहाँ जाएंगे। डेबिट और क्रेडिट अगर इक्वल है तो उसको हम क्या बोल देंगे? बैलेंस्ड बीओटी, यानी बैलेंस बीओटी मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्लियर है? अगर आपका डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है मतलब क्या? आपके इंपोर्ट ज्यादा है और आपके एक्सपोर्ट्स कम है, यानी आपका आउटफ्लो ज्यादा है और इनफ्लो देश में कम है। देश में पैसा कम आ रहा है, देश से पैसा ज्यादा जा रहा है, तो ये डेफिसिट बीओटी की सिचुएशन है। अगर आपकी ये सिचुएशन, अगर आपकी ये वाली सिचुएशन है, यानी देश में पैसा ज्यादा आ रहा है, इनफ्लो ज्यादा है और आउटफ्लो देश में कम है, तो ये किसकी सिचुएशन है? सरप्लस बीओटी की सिचुएशन है। यही 3 सिचुएशन है, रीड मार लेना। क्लियर है? आसान। चलो जी, अब देखो पहला पार्ट हो गया करंट अकाउंट। अब आ जाओ कैपिटल अकाउंट। लास्ट की 2 आइटम्स कौन सी थी मैम? एफडीआई और एफआईआई वाली, वो किसमें आती है? आपकी कैपिटल अकाउंट में आती है। पहले तो वही फॉरेन इन्वेस्टमेंट डाल दो। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट भी सेम होता है। हमारा देश, हमारा भारत बाहर की कंट्री के साथ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस कर रहा है, व्यापार कर रहा है बाहर की कंट्री के साथ, लेकिन जो व्यापार कर रहा है ना, जो ट्रांजैक्शंस कर रहा है, उससे हमारे देश के एसेट्स भी इंपैक्ट हो रही है और लाइबिलिटीज भी इंपैक्ट हो रही है। कैसे इंपैक्ट हो रही है वो आपको बताऊंगी, अभी 2 मिनट रुको। पहले कंपोनेंट देख लो, यहीं से समझ आ जाएगा। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं कैपिटल अकाउंट में। एक होती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक होती है आपकी बोरोइंग्स या फिर लेंडिंग्स, या एलई कर दो, लेंडिंग्स है ना, किसी को उधार देना। बोरोइंग्स मतलब उधार लेना, लेंडिंग्स मतलब किसी को देना, और अदर्स के नेम से। क्लियर? फॉरेन इन्वेस्टमेंट 2 आती है, एफडीआई और एफआईआई। एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसी को आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बोलते हो, एफआईआई को। बोरोइंग्स या फिर लेंडिंग, बोरोइंग्स मतलब उधार ले रहे हो, लेंडिंग्स मतलब किसी को उधार दे रहे हो। ठीक है? अदर्स में क्या क्या आता है, एक एक आइटम्स को बहुत अच्छे समझते हैं। यहाँ पे मैं सेम करंट अकाउंट बना रही हूँ, सॉरी कैपिटल अकाउंट है ना ये, दो सॉरी कैपिटल अकाउंट बनाते हैं भाई, है ना। कैपिटल अकाउंट, दिस इज योर डेबिट साइड, दिस इज योर क्रेडिट साइड। डेबिट साइड मतलब मैम आउटफ्लो, बिल्कुल। क्रेडिट साइड मैम इनफ्लो, इनफ्लो मतलब देश में पैसा आ रहा है, पॉजिटिव साइन। आउटफ्लो मतलब देश से पैसा जा रहा है ना। अब देखो भाई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर देश में एफडीआई के थ्रू पैसा आएगा तो कहाँ आएगा? यहाँ। एफआईआई के थ्रू पैसा आएगा तो यहाँ। अगर हम बाहर की कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाहर की कंट्री में एफडीआई कर रहे हैं, बाहर की कंट्री में एफआईआई कर रहे हैं, तो देश से पैसा जा रहा है मतलब आउटफ्लो। क्लियर है? अब बोरोइंग्स, पहले लैंडिंग देख लेते हैं। लैंडिंग मतलब आप बाहर की कंट्रीज को पैसा दे रहे हो, उधार दे रहे हो, यानी देश से पैसा जा रहा है, देश से पैसा जा रहा है यानी आउटफ्लो। बोरोइंग, बाहर की कंट्री से पैसा उधार ले रहे हो, उधार ले रहे हो यानी देश में पैसा आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, इनफ्लो मतलब क्रेडिट साइड। अब जो आपकी बोरोइंग्स होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है आपकी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स और एक होती है आपकी एक्सटर्नल असिस्टेंस बोरोइंग। दोनों बोरोइंग्स का मतलब समझो। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स का मतलब होता है आप बाहर की कंट्री से उधार ले रहे हो एट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है जो रेट मार्केट में चल रहा है उसी रेट पे ले रहे हो। अगर मान लो मार्केट में 10% चल रहा है रेट, मार्केट में 10% रेट चल रहा है, तो आप 10% पे ही लोन ले रहे हो, बोरो कर रहे हो पैसा। एक्सटर्नल असिस्टेंस बोरोइंग का मतलब होता है आप कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले रहे हो। कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है, मान लो मेरा देश, ठीक है, मेरे देश की सिचुएशन बहुत गंदी थी, बहुत बुरी हालत थी मेरे देश की, ठीक है, तो बाहर की कंट्री से मैं उधार ले रही हूँ, तो बाहर की कंट्री वाला जो पीएम था या जो जिस कंट्री से मैं उधार ले रही हूँ वो कंट्री कहती है कि आपकी देश की सिचुएशन अच्छी नहीं है, हम समझ रहे, तो आप हमें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम आपको लोन दे रहे हैं। मान लो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%, कंसेशनल का मतलब है मुझे 9% पे लोन मिल गया। क्यों? क्योंकि मेरे देश की हालत अच्छी नहीं थी, तो बाहर की कंट्री ने मुझे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे दिया, क्योंकि वो मेरी देश की हालत समझ रहे कि भाई इस देश को जरूरत है पैसे की डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। तो इसी को आप कहते हो कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें आप मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेते हो लोन, यहां से भी आप लोन तो ले रहे हो, बोरो तो कर रहे हो, लेकिन एट कंसेशनल रेट ऑफ, यानी मार्केट से थोड़े कम रेट पे आपको मिल रहा है। क्लियर है? तो वही है, अब पैसा लैंड कर रहे हो तो देश से पैसा जा रहा है, बोरो कर रहे हो तो देश में पैसा आ रहा है। आगे एनआरआई डिपॉजिट। एनआरआई डिपॉजिट का मतलब है बाहर के जो एनआरआई है वो हमारे देश में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, देश में पैसा आ रहा है मतलब इनफ्लो, क्रेडिट साइड। बैंकिंग कैपिटल, बैंकिंग कैपिटल का मतलब बाहर के बैंक हमारे देश के बैंक में पैसा लगा रहे हैं, देश में पैसा आ रहा है,
आ रहा है तो क्रेडिट साइड इनफ्लो। अगर हमारा बैंक, हमारे देश के बैंक बाहर की कंट्री के बैंक्स में पैसा लगा रहे तो देश से पैसा जा रहा है मतलब आउटफ्लो, आउटफ्लो मतलब डेबिट साइड। आगे देखो, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, शॉर्ट टर्म मतलब छोटे पीरियड के लिए, ट्रेड का मतलब व्यापार के लिए, क्रेडिट का मतलब लोन। शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए अगर आप लोन ले रहे हो बाहर की कंट्री से तो देश में पैसा आ रहा है मतलब इनफ्लो क्रेडिट साइड। अगर आप उनको शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लोन दे रहे हो, बाहर की कंट्री को लोन दे रहे हो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो देश से पैसा जा रहा है मतलब आउटफ्लो, आउटफ्लो मतलब डेबिट साइड। ठीक है, लास्ट में फिर से वही देखेंगे, डेबिट साइड शुड बी इक्वल टू क्रेडिट साइड। इसी को आप क्या कहोगे, बैलेंस कैपिटल अकाउंट। अगर डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो इसको आप क्या कहोगे, डेफिसिट कैपिटल अकाउंट। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है तो इसको आप क्या कह दोगे, सरप्लस कैपिटल अकाउंट। ये 3 सिचुएशंस होती है। क्लियर है? अब आ जाओ, नेक्स्ट क्या आपका ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। देखो भाई, इस ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट के फीचर्स हैं, पूरा कॉपी पेस्ट मार लेना, अच्छे समझ आ जाएगा। इसको समझने से पहले ना आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ ऑफिशियल रिजर्व होता क्या। देखो भाई, हमारे देश में ना ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट कौन होता है, क्या होता है, ये आरबीआई मेंटेन करती है। अगर मैं बात करूँ ना बेटा, ये आरबीआई है। आरबीआई के पास एक ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट होता है, एक ऑफिशियल रिजर्व, एक खाता होता है आरबीआई के पास। जो क्या खाता होता है, इसके अंदर फॉरेन करेंसीज होती है, इसके अंदर बहुत सारे देश की फॉरेन करेंसीज इसके अंदर होती है। डॉलर, यूएस है ना, डॉलर, पाउंड्स, यूरो है ना, सारी की सारी फॉरेन करेंसीज होती है। आरबीआई के पास, ये आरबीआई है, आरबीआई के पास एक अकाउंट होता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, जिसके अंदर सारी की सारी फॉरेन करेंसीज होती है। और इस अकाउंट का यूज क्या करती है आरबीआई, टू अकोमोडेट या फिर टू बैलेंस बीओपी, टू बैलेंस द बीओपी। बीओपी को बैलेंस करने के लिए वो क्या करती है, यूज करती है। मैम बैलेंस कैसे करती है बीओपी की, तो बड़े अच्छे से समझते हैं। बैलेंस करने का मतलब क्या है, देखो भाई, अगर हम बात करें ना बेटा, आपका जो कैपिटल अकाउंट है प्लस, देखो भाई, करंट अकाउंट ले लेते हैं पहले, योर करंट अकाउंट प्लस योर कैपिटल अकाउंट प्लस एरर्स और ओमिशन, उसका बैलेंस आना चाहिए आपका 0। ये आपको पता है, इक्विलिब्रियम में आने के लिए बीओपी इक्विलिब्रियम में तब होगी अगर ये सिचुएशन है, योर करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस एरर्स और ओमिशन। एरर मतलब अगर आपने गलती से कोई आइटम गलत लिख दी, या फिर ओमिशन मतलब भूल गए लिखना, उसमें ये करके, और आपका जो बैलेंस होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। 0 होने का मतलब क्या है, योर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट जो है इक्वल होगी तो ही आंसर 0 आएगा। सिंपल सी बात है, योर करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस एरर्स और ओमिशन, इसका बैलेंस क्या होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए। अब बात करते हैं, अगर हम यहां बात करें, ये आपके पास एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये क्या हो गया आपके पास, बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया। बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या आता है, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। ये आपके पास क्या आ गया बेटा, बैलेंस ऑफ ट्रेड आ गया। ठीक है, अब बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, अगर मैं इनविजिबल सर्विसेज डाल दूं, इसमें सर्विसेज डाल दूं, ठीक है, सर्विसेज डाल दूं, तो लास्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा, गुड्स का और सर्विसेज का, तो मेरे पास क्या आ गया, करंट अकाउंट आ गया। ये मेरे पास क्या आ गया, करंट अकाउंट आ गया। करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस एरर्स और ओमिशन। एरर्स और ओमिशन मतलब मैं कोई आइटम भूल गई या फिर मैंने गलत डाल दी, तो ये -363 कर दिया मैंने। ठीक है, -363 कर दिया, ये हो गया। अब मेरे पास क्या निकल रहा है, बीओपी का बैलेंस क्या निकल रहा है मेरे पास, बीओपी का बैलेंस बेटा जो मेरे पास निकल के आ रहा है ना, बीओपी का बैलेंस जो मेरे पास निकल के आ रहा है ना, वो बेटा निकल के आ रहा है 363, है ना। दिस इज माय बीओपी बैलेंस। ओवरऑल बैलेंस क्या निकल रहा है, बीओपी का बैलेंस क्या निकल रहा है, 363। लेकिन ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव देख रहे हो, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब है ये बीओपी सरप्लस है। ये क्या है आपका, बीओपी सरप्लस है। अब हमें पता है बीओपी इक्विलिब्रियम में आने के लिए तो 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 363 कुछ बैलेंस बच रहा है। अब बीओपी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमें तो क्या चाहिए मैम, 0 चाहिए, क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस प्लस एरर्स और ओमिशंस करने के बाद हमारे पास आंसर आना चाहिए 0। लेकिन मैम यहाँ तो पॉजिटिव का कुछ बच रहा है, मैम यहाँ तो कुछ पॉजिटिव का बच रहा है। अब इसको कैसे ठीक किया जाए, तो इसको आरबीआई क्या करती है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का यूज करती है टू बैलेंस द बीओपी। ये है आरबीआई, ये आरबीआई के पास होता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। अब 363 सरप्लस का बैलेंस बचा हुआ ज्यादा है। अब आरबीआई क्या करेगी, ये 363 जो एक्स्ट्रा बैलेंस है उसको निकाल देगी और ऑफिशियल रिजर्व में डाल देगी, ऑफिशियल रिजर्व में डाल देगी, है ना, निकाल देगी और ऑफिशियल रिजर्व में डाल देगी। यानी निकाल दिया, माइनस करा 363 को, तो ही आंसर क्या है हमारा, लास्ट में आके क्या आ गया, 0 गया, निकाल दिया। अब जब ऑफिशियल रिजर्व में इसको निकाल के यहां डाल दिया, तो ऑफिशियल रिजर्व क्या हो गया बेटा आपका, बढ़ गया। ऑफिशियल रिजर्व क्या हो गया बेटा आपका, बढ़ गया, है ना। अब याद रख लेना,
यहाँ पे सिचुएशन, जब भी हमेशा हम क्या करते हैं, कोई भी चीज इंक्रीज होती है तो उसको प्लस से करते हैं और जो भी चीज डिक्रीज होती है उसको माइनस से करते हैं। यहाँ पे ट्रीटमेंट उल्टा है, याद रख लेना। जब आपका ऑफिशियल रिजर्व बढ़ता है उसको आप नेगेटिव से डिनोट करते हो, जब आपका ऑफिशियल रिजर्व कम होता है तो उसको आप पॉजिटिव से डिनोट करते हो, ये चीज याद रख लेना। अगर आपने देखा अब ऑफिशियल ये सरप्लस था तो कहाँ निकाल के डाल दिया, ऑफिशियल रिजर्व में डाल दिया, ऑफिशियल रिजर्व ने डाल दिया तो ऑफिशियल रिजर्व बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, लेकिन फिर भी आप देख रहे हो इसको करने के लिए हमें नेगेटिव करना पड़ा 363, तो आपका आंसर क्या है, 0 है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या होना चाहिए, आपका आंसर 0 होना चाहिए। इसलिए याद रख लेना, जब भी आपका ऑफिशियल रिजर्व बढ़ जाए तो उसका उल्टा ट्रीटमेंट है, अगर बढ़ जाए तो माइनस है, अगर कम हो जाए तो प्लस है, ये याद रख लेना। क्लियर है, इतना क्लियर है। ये है आपका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट कैसे होता है। अगर मान लो ये 363 माइनस का बच जाता, एग्जांपल लो, करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस एरर्स और ओमिशन करके आपका जो बैलेंस है वो डेफिसिट बच जाता, बीओपी डेफिसिट। अब हमें पता है आंसर क्या होना चाहिए मैम, 0 होना चाहिए, तो अब क्या करना पड़ेगा मैम, ऑब्वियसली 363 डालना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो ही आंसर 0 आएगा, है ना, इतना डालेंगे तो ही आंसर 0 आएगा। अब वो डालेंगे कहां से, ऑफिशियल रिजर्व का डालेंगे, यहाँ पे कमी थी, डालने की जरूरत थी, तो क्या करेंगे, ऑफिशियल रिजर्व में से निकालेंगे और क्या कर देंगे, यहाँ डाल देंगे और आंसर क्या कर देंगे, 0 ला देंगे। ऐसा काम किया जाता है, बैलेंस करने के लिए यही छेड़छाड़ करी जाती है, ऑफिशियल रिजर्व्स की मूवमेंट होती है ना, देख रहे हो। अब वहां पे कमी थी, डेफिसिट था, तो अब इसमें डाल दिया 363, इसकी वजह से मेरा ऑफिशियल रिजर्व क्या हो गया, कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि यहां से निकाल के यहां डाल दिया तो आंसर क्या हो गया, 0। अब आपका ऑफिशियल रिजर्व कम हो गया। अब याद रखो, जो भी चीज ऑफिशियल रिजर्व जब कम हो जाता है तो उल्टा साइन, नेगेटिव की जगह क्या लिखते हैं हम, इसको पॉजिटिव से डिनोट कर देते हैं। क्यों पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे हमें प्लस करना पड़ा 363 को, तो ही आंसर आपका क्या आया, 0 आया। क्लियर हुआ, ये है आपका ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। इतनी चीज क्लियर होगी। अभी एक एक पॉइंट पे आएंगे, अब मैं रेस कर दूं, लो अब समझो एक चीज, जो ऊपर वाली आइटम्स है ना, ऊपर वाली आइटम्स यहाँ तक, ये ऊपर वाली आइटम जिसमें व्यापार हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स सर्विसेज वगैरह हो रही है, यही हो रही है ना, ऊपर वाली आइटम्स में सारा का सारा व्यापार हो रहा है, प्रॉफिट मोटिव के लिए जो भी है, ट्रांजेक्शन्स कहाँ हो रही है, ऊपर वाली आइटम्स में हो रही है। इसको हम क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस आइटम, इसको हम क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस आइटम। अरे बाप रे, यहाँ लिख दूं, एक तो बड़ी दिक्कत है, ये है आपकी ऑटोनॉमस आइटम, ऑटोनॉमस आइटम है ना, ये ऊपर वाली आइटम जिसमें व्यापार हो रहा है उसको हम कहते हैं ऑटोनॉमस आइटम, या फिर बोलते हैं इसको अबव द आइटम ऑफ बीओपी, अबव द आइटम ऑफ बीओपी, अबव द आइटम ऑफ बीओपी। अबव द आइटम ऑफ बीओपी क्यों बोला, क्योंकि बीओपी बैलेंस के ऊपर है ये आइटम, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अबव द आइटम ऑफ बीओपी। जो नीचे ऑफिशियल रिजर्व वाला है ना, इसको आप बोलते हो अकोमोडेटिंग आइटम। क्या बोलते हैं इसको, अकोमोडेटिंग आइटम। अकोमोडेटिंग आइटम क्यों बोलते हैं, क्योंकि अकोमोडेटिंग का मतलब होता है बैलेंस करना, अकोमोडेट करना, बैलेंस करना। ये जो ऑफिशियल रिजर्व है ना, इससे आप बीओपी को बैलेंस कर रहे हो। देख रहे हो, सरप्लस या डेफिसिट जब भी आ जाए तो बीओपी, ऑफिशियल रिजर्व का काम ही क्या है, बीओपी को बैलेंस करना, या तो निकाल दो या डाल दो भी ऑफिशियल रिजर्व्स का यूज करके। तो यही क्या है, ऑफिशियल रिजर्व का काम क्या है, बीओपी को बैलेंस करना, अकोमोडेट करना, इसलिए इसको आप क्या कहते हो, अकोमोडेटिंग आइटम, या फिर बिलो दी लाइन, बिलो द आइटम ऑफ बीओपी कह सकते हो, बिलो द आइटम ऑफ बीओपी। बिलो द आइटम ऑफ बीओपी का मतलब है बीओपी बैलेंस, देख रहे हो, ये बीओपी बैलेंस के जो नीचे है, बिलो मतलब नीचे, इसको बोलते हैं अबव। बीओपी के ऊपर क्या है, अबव, बैलेंस के नीचे वाला क्या है, बिलो, इसलिए इसको बिलो द आइटम ऑफ बीओपी, इसको अबव द आइटम ऑफ बीओपी। ये आपकी ऑटोनॉमस आइटम्स होती है और ये आपकी अकोमोडेटिंग आइटम होती है। ऑटोनॉमस आइटम से ही आपकी बीओपी या तो सरप्लस आएगी या बीओपी डेफिसिट आएगी, यानी इम्बैलेंस हो जाएगी। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का यूज ही क्या करते हैं, अकोमोडेट करने के लिए, बीओपी को बैलेंस करने के लिए, और इसको इसलिए क्या बोलते हैं, बिलो द आइटम ऑफ बीओपी। इतना क्लियर हो गया आपको अच्छे से। फीचर्स पे आओ फटाफट से। इट इज अ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विच इज मेंटेन बाय आरबीआई। ऑफिशियल रिजर्व क्या है, आरबीआई के पास एक अकाउंट होता है जिसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं, सारे रिजर्व्स होते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी का रिजर्व्स होते हैं, डिफरेंट देश की करेंसियां होती है इसके अंदर। इसका यूज क्या करते हैं, टू बैलेंस द बीओपी, ठीक है। अगर ऑफिशियल रिजर्व बढ़ रहा है, अगर ऑफिशियल रिजर्व बढ़ रहा है, याद है इंक्रीज हो रहा था, अब यहां देखो, अरे भाई साहब
यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, अगर ऑफिशियल रिजर्व का सरप्लस बैलेंस है, सरप्लस है, यहाँ पे सरप्लस बन रहा था, आंसर क्या आना था 0, तो आप क्या करोगे, यहाँ से निकाल के कहाँ डाल देते, ऑफिशियल रिजर्व में डाल देते, ऑफिशियल रिजर्व में डाल देते, यानी ऑफिशियल रिजर्व बढ़ रहा था। जब भी आपका ऑफिशियल रिजर्व बढ़ जाए, याद रख लेना, तो उसको हमेशा नेगेटिव से डिनोट करते हैं। अगर आपका ऑफिशियल रिजर्व कम हो जाए तो उसको हमेशा आप पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। वही चीज है, ऑफिशियल रिजर्व को हम बिलो द लाइन आइटम ऑफ बीओपी बोलते हैं, क्योंकि बीओपी बैलेंस के नीचे होती है, आपको समझा दिया गया। एक चीज समझ लो जो आपको अभी तक नहीं समझाई गई, अगर हमें पता है बीओपी के 2 अकाउंट होते हैं मेजर, एक होता है आपका करंट अकाउंट, एक होता है आपका करंट अकाउंट, एक होता है आपका कैपिटल अकाउंट। क्या होता है आपका कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर ऑफिशियल रिजर्व कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट है, अगर आपका ऑफिशियल रिजर्व, अगर आपका ऑफिशियल रिजर्व, ये कैपिटल अकाउंट है, अगर ऑफिशियल रिजर्व कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट है तो आपका बीओपी हमेशा से ही बैलेंस रहेगा। अगर ऑफिशियल रिजर्व कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं है, अगर हम अलग से ऑफिशियल रिजर्व बना रहे, जैसे यहाँ पे बना रहे अलग से ऑफिशियल रिजर्व बना रहे, तो इस सिचुएशन में या तो आपका बीओपी सरप्लस होगा या आपका बीओपी डेफिसिट होगा। उस सिचुएशन में आपको ऑफिशियल रिजर्व का यूज करना पड़ेगा, है ना, इधर उधर क्या कह सकते हैं, हेरा फेरी करनी पड़ेगी ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में, ताकि आपका जो बीओपी का बैलेंस क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, बैलेंस हो जाए आपका बीओपी का अमाउंट, है ना, डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाए। चलो जी, ना ही सरप्लस आए ना ही डेफिसिट आए, वो वाली सिचुएशन। चलो जी, अब यहां देख लेते हैं भाई एक बार। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। इक्विलिब्रियम बीओपी आपको पता है, योर करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस एरर्स और ओमिशंस का आंसर क्या आना चाहिए, आपका 0 आना चाहिए हमेशा। अब आ जाओ, बीओपी डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है। बीओपी डिसइक्विलिब्रियम का मतलब है या तो बीओपी सरप्लस है, बीओपी सरप्लस है, या आपकी बीओपी डेफिसिट है, या आपकी बीओपी डेफिसिट है, ये सिचुएशन होती है। अगर सरप्लस है तो पॉजिटिव में बैलेंस बच रहा है, अगर डेफिसिट है तो मतलब नेगेटिव में बच रहा है। अगर मैं बात करूं, सरप्लस है तो 363 बच रहा है, अगर डेफिसिट है तो माइनस का 363 बच रहा है, वो वाली बात है। आंसर क्या आना चाहिए, हमेशा 0 आना चाहिए, आपको पता है। तो पहला सिचुएशन देख लेते हैं। इट इज अ सिचुएशन व्हेन योर करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस 0 नहीं आया, वो वाली सिचुएशन है। आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आए तो अब इसमें क्या होगी, ऑफिशियल रिजर्व में अब हम मूवमेंट करेंगे, बढ़ाएंगे या कम करेंगे ऑफिशियल रिजर्व का। पहला सिचुएशन क्या है, बीओपी सरप्लस हो सकती है, बीओपी डेफिसिट हो सकती है, ये बात करिए। बीओपी सरप्लस का मतलब क्या होता है बेटा, बीओपी सरप्लस का मतलब है कि मेरा जो है 363 पॉजिटिव में बैलेंस बचा और मुझे क्या लेके आना है, 0 लेके आना है। अब इस चक्कर में क्या करूंगी, ये मेरा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट यहाँ पे होता है, ये बना है मेरा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, ये एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, माइनस करना पड़ेगा 363, तो ही आंसर मेरा क्या आएगा, 0। तो मैं इस सरप्लस अमाउंट को निकाल के कहां डाल दूंगी, ऑफिशियल रिजर्व में डाल दूंगी। इस चक्कर मेरा ऑफिशियल रिजर्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब भी ऑफिशियल रिजर्व बढ़ेगा तो उससे इसको किससे डिनोट करेंगे, नेगेटिव साइन से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव करना पड़ा हमें। नेक्स्ट, बीओपी डेफिसिट। बीओपी डेफिसिट का मतलब क्या है, मान लो माइनस का 363 बचा, आंसर क्या आना चाहिए, 0। मतलब हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव लाना पड़ेगा तो ही आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब मैं क्या करूंगी, माइनस का डेफिसिट की सिचुएशन है तो ऑफिशियल रिजर्व में से निकाल के यहां डाल दूंगी तो ही आंसर मेरा क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरा ऑफिशियल रिजर्व क्या हो गया, डिक्रीज हुआ। ऑफिशियल रिजर्व क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, पॉजिटिव साइन से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव ले आए, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट है आपका कैपिटल अकाउंट सरप्लस में बी अ ग्रीम इंडिकेटर। कैपिटल अकाउंट हमें पता है कौन कौन से होते हैं, इसमें हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, एफडीआई या फिर एफआईआई आती है ना। इसके अंदर हमारी बोरोइंग्स आती हैं या फिर लेंडिंग्स आती हैं, और इसके अंदर हमारी कुछ अदर्स के नाम से आती है ना। कैपिटल अकाउंट में भी एक ग्रिम इंडिकेटर, मतलब ये नुकसान, अच्छी सिचुएशन नहीं है। सरप्लस मतलब फायदा। सरप्लस का मतलब क्या है, आपका इनफ्लो ज्यादा और आउटफ्लो कम है, ये वाली सिचुएशन। कह रहे हैं कि कैपिटल अकाउंट का कई बार जब सरप्लस बैलेंस बन जाए तो भी वो देश के लिए अच्छी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि मे भी आपका जो सरप्लस आया, हमारे देश में जो पैसा आ रहा है वो बोरोइंग्स की वजह से आया। क्या पता वो पैसा हमारे देश में बोरोइंग्स की वजह से आया, उधार लेके हमारे देश में पैसा। इस चक्कर में हमारा कैपिटल अकाउंट तो सरप्लस हो गया, लेकिन उससे हमारे देश के ऊपर कर्जा चढ़ गया, लायबिलिटी चढ़ गई। यही तभी हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट से हमारे एसेट्स भी इंपैक्ट होते हैं और एक लायबिलिटी भी। ये डेफिनेशन रहेगी आपकी एक। अरे कहां गए भैया, कैपिटल अकाउंट दिख रहा है आपको? अरे भाई मैं आपको चलो यहीं से समझा देती हूँ, कोई इशू नहीं है, यहीं पे आपको समझ आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट से हमारी एसेट्स भी इंपैक्ट होती है और लाइबिलिटीज भी इंपैक्ट होती है। एसेट्स कैसे, क्योंकि हमारे देश में जब एफडीआई एफआई आएगी तो एसेट्स बढ़ेगी। लाइबिलिटीज पे कैसे इंपैक्ट करता है, अगर बोरोइंग्स बढ़ेगी तो देश में कर्जा भी बढ़ेगा, इसलिए हमारी एसेट भी इंपैक्ट पड़ती है और लाइबिलिटीज भी। क्लियर है? अब आगे चलते हैं भाई, टाइम वेस्ट नहीं करते हम। What causes of disequilibrium in BOP? क्या कारण है कि BOP डिसइक्विलिब्रियम आता है? डिसइक्विलिब्रियम का मतलब या तो BOP डेफिसिट है, या फिर BOP क्या है आपकी सरप्लस है, या फिर BOP क्या है आपकी सरप्लस है। ठीक है,
ये सिचुएशन है। तो 3 फैक्टर्स में हम पढ़ेंगे, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल फैक्टर। एक एक फैक्टर को बड़े ध्यान से समझते हैं। इकोनॉमिकल फैक्टर, अगर मान लो देश में बहुत सारा खर्चा किया, डेवलपमेंट खर्चा करना है, अगर हमें अपने देश की डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा खर्चा करना है, इस चक्कर में हमने बाहर की कंट्री से बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर लिया, टेक्नोलॉजी खरीद ली, मशीन वगैरह खरीद ली, क्योंकि देश में डेवलपमेंट करनी है, बाहर की कंट्री से बहुत सारा खरीद लिया। अब खरीद लिया तो देश से पैसा जाएगा, यानी आउटफ्लो ज्यादा हो जाएगा। अगर देश में आउटफ्लो ज्यादा हो जाएगा तो मतलब क्या, देश से पैसा जा रहा है, यानी बीओपी डेफिसिट की सिचुएशन आ जाएगी। तो यही बात करें क्या कारण है जिससे बीओपी या तो डेफिसिट आ रही है या फिर बीओपी सरप्लस आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल क्या होती है बेटा, ये होती है आपकी बिजनेस साइकिल, अगर आपको पता, ये होती है आपकी बिजनेस साइकिल। इसको आप कहते हो बूम, इसको आप कहते हो बूम मार्केट, इसको आप कहते हो रिसेशन, क्या बोलते हो इसको, रिसेशन। इसको आप कहते हो डिप्रेशन, क्या बोलते हो इसको, डिप्रेशन। इसको आप बुलिश भी बोलते हो, इसको बुलिश भी बोलते हो और इसको बेरिश भी बोलते हो, याद रख लेना। ये है आपकी रिकवरी, ये क्या है आपकी रिकवरी, रिकवरी। इस सिचुएशन में ना, इस सिचुएशन में बूम मार्केट है, बुलिश मार्केट में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है। अब प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है तो मतलब क्या, हमारे देश का एक्सपोर्ट ज्यादा है। अगर प्रोडक्शन ज्यादा है हमारे देश में तो हमारे देश का एक्सपोर्ट ज्यादा है। अगर हम बाहर की कंट्री में ज्यादा सामान बेच रहे हैं तो हमारे देश में पैसा आएगा, पैसा आएगा यानी हमारे देश में इनफ्लो ज्यादा होंगे, और इनफ्लो ज्यादा होंगे यानी क्रेडिट बैलेंस ज्यादा, यानी बीओपी सरप्लस की सिचुएशन आ जाएगी यहाँ पे। डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब हमारे देश में प्रोडक्शन नहीं हो रही, यानी हम बाहर की कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं तो देश से पैसा जा रहा है, देश से पैसा जा रहा है यानी बीओपी डेफिसिट की सिचुएशन आ गई, क्योंकि डेबिट बैलेंस ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये वाली सिचुएशन है, पढ़ लेना। नेक्स्ट, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अगर हमारे देश में महंगाई ज्यादा है, हमारे देश के प्रोडक्ट बहुत महंगे, तो हम बाहर की कंट्री से खरीदेंगे, क्योंकि बाहर की कंट्री के प्रोडक्ट सस्ते हैं। बाहर की कंट्री से खरीदे यानी इंपोर्ट कर रहे हैं तो देश से पैसा जा रहा है यानी आउटफ्लो हो रहा है। आउटफ्लो होने का मतलब क्या है, देश से पैसा जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, देश से पैसा बाहर गया, आउटफ्लो, आउटफ्लो मतलब बीओपी डेफिसिट, बीओपी डेफिसिट। ठीक है, लिख लेना भाई। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब है इंपोर्ट का अल्टरनेटिव लेके आए, हम अपने देश में प्रोडक्शन कर रहे हैं, मेक इन इंडिया आ गया, हम अपने देश में प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी हम बाहर की कंट्री में अब सामान बेचेंगे, बेचेंगे तो देश में पैसा आएगा, पैसा आएगा यानी सरप्लस होगा, सरप्लस यानी बीओपी सरप्लस की सिचुएशन आ जाएगी। नेक्स्ट, चेंज इन कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर। अगर मान लो हम बाहर की कंट्री से टेक्नोलॉजी वगैरह खरीद रहे हैं, टेक्नोलॉजी, मशीन, इनोवेशंस करने के लिए टेक्नोलॉजी खरीद रहे तो देश से पैसा जाएगा यानी आउटफ्लो, आउटफ्लो होने का मतलब क्या है, बीओपी डेफिसिट, क्योंकि देश से पैसा जा रहा है, आउटफ्लो डेफिसिट की सिचुएशन। चलो जी आगे, पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या है आपका, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब बारी बारी सरकार बदल रही है। अब खुद सोचो, जब बारी बारी सरकार बदलेगी तो बाहर की कंट्री आपके देश में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा भाई ये तो सरकार टिकती नहीं है, यहाँ पे तो बदल रही है बारी बारी, तो बाहर की कंट्री से इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट का हमारे देश में पैसा कम, इनफ्लो कम, इनफ्लो कम यानी बीओपी डेफिसिट की सिचुएशन। नेक्स्ट, पॉपुलिज्म पॉलिसी। पॉपुलिज्म पॉलिसी का मतलब क्या होता है, कई बार जाते जाते सरकार क्या करती है, कुछ अच्छा काम कर जाती है, होता है ना, जब 5वां साल चल रहा होता है सरकार जाते जाते कुछ अच्छा काम कर जाती है ताकि अगली बार इलेक्शन में उन्हीं को वोट मिले, करती है ना, ऐसा हर सरकार करती है। तो वही वाली बात है, जाते जाते सरकार ने मान लो एक्सपोर्ट ड्यूटीज को कम कर दिया, एक्सपोर्ट ड्यूटीज को कम करने से क्या हो गया, एक्सपोर्ट सस्ता हो गया, सस्ता हो गया यानी एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इनफ्लो आएगा, इनफ्लो आएगा यानी देश में पैसा आ रहा है यानी बीओपी सरप्लस की सिचुएशन है। मान लो इंपोर्ट ड्यूटीज को क्या कर दिया, कम, इंपोर्ट ड्यूटीज को कम करने से इंपोर्ट बढ़ गया हमारे देश का, देश से पैसा ज्यादा, आउटफ्लो ज्यादा, आउटफ्लो ज्यादा यानी बीओपी डेफिसिट की सिचुएशन आ जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट, सोशल फैक्टर, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर दो टाइप के टेस्ट एंड प्रेफरेंस होती है, एक होती है फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक होती है अनफेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस। फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब है हमारे देश का प्रोडक्ट लोगों को पसंद आ रहा है, पसंद आ रहा है तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो देश में पैसा आएगा, इनफ्लो होगा, इनफ्लो मतलब बीओपी सरप्लस की सिचुएशन। अनफेवरेबल का मतलब हमारे देश का प्रोडक्ट लोगों को पसंद नहीं आ रहा, नहीं आ रहा प्रोडक्ट पसंद, मतलब क्या हो रहा है, ऑब्वियसली बात है लोग खरीद नहीं रहे, एक्सपोर्ट कम हो गया, एक्सपोर्ट कम हो गया यानी देश में इनफ्लो कम, इनफ्लो कम यानी बीओपी डेफिसिट की सिचुएशन आ गई। लास्ट, ठीक है, लास्ट क्या, क्रॉस बॉर्डर प्रीजुडिसेस। क्रॉस बॉर्डर प्रीजुडिस का मतलब क्या होता है, दो कंट्रीज के बीच में अच्छा संबंध नहीं है, वॉर चल रहे, एनिमीज कंट्री है। इसका जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो इंडिया और पाकिस्तान का है, इंडिया और पाकिस्तान का है। अगर हमारा भारत देश बाहर की कंट्री में अपना सामान बेचेगा तो उसको कम पैसा मिलेगा, वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा वो बिजनेस, ठीक है। अगर हमारा भारत देश बाहर की कंट्री से यानी पाकिस्तान से सामान खरीदेगा तो वो उसके लिए ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा। इसी के चक्कर में हमारा जो बीओपी है यहाँ पे क्या आता है आपका, डेफिसिट आता है। क्या आता है आपका, डेफिसिट आता है, यानी दो कंट्रीज के बीच में आपसी संबंध अच्छे ना हो तो सिचुएशन में नुकसान हो जाता है आपको।
अब सिग्निफिकेंस ऑफ बीओपी अकाउंट, क्या क्या फायदे हैं बीओपी से, आपको क्या क्या पता चलता है जो अकाउंट बना रहे हैं ना, डेबिट क्रेडिट इनफ्लो आउटफ्लो से क्या क्या पता चल रहा है। इससे पता चलता है फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी, हमारे देश में कितना पैसा आ रहा है, हमारे देश से कितना पैसा जा रहा है, हमारे देश कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर देश में ज्यादा इन्फ्लो हो रहा है तो मतलब देश का अच्छी सिचुएशन है, देश से पैसा ज्यादा जा रहा है मतलब देश की अच्छी सिचुएशन नहीं है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है देश में कितना पैसा आ रहा है और देश से कितना पैसा जा रहा है बाहर की कंट्रीज में, ये पता चल पाता है। एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के बारे में पता चलता है, हमारे देश के एक्सपोर्ट ज्यादा है कि इंपोर्ट ज्यादा है। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर इंपोर्ट ज्यादा है तो ये अच्छी सिचुएशन नहीं है, बैकवर्डनेस को शो कर रहा है। और ये शो कर रहा है कि भाई देश को अब काम करने की जरूरत है, कि देश में प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है। मार्केट पोटेंशियल का पता चलता है, मार्केट पोटेंशियल का मतलब है ये पता चलता है कि हमारे देश में एफडीआई ज्यादा है कि नहीं। अगर ज्यादा है हमारे देश में एफडीआई तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितनी ज्यादा हमारे देश में एफडीआई एफआईआई होगी उतनी ज्यादा हमारे देश में प्रोडक्शन होगी, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी उतना ज्यादा हमारे देश का जीडीपी बढ़ेगा, उतनी ज्यादा हमारे देश में ग्रोथ होगी और उतनी ज्यादा हमारे देश में डेवलपमेंट होगी बेटा। नेक्स्ट है मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज को बनाने में हेल्प करता है, गवर्नमेंट को हेल्प करता है मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज को बनाने में। मॉनेटरी पॉलिसीज कौन सी होती है आपकी, सीआरआर एसएलआर, ये सारी जो रेट्स होते हैं ना, ये सारी उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि बढ़ाए कि कम करे। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के खर्चे और गवर्नमेंट की रिसीट से रिलेटेड होते हैं कि टैक्सेस को बढ़ाए कम करे, पब्लिक बोरोइंग्स बढ़ाए कि कम करे, ये गवर्नमेंट को हेल्प करती है बीओपी की स्टेटमेंट। क्लियर है? लो जी, हो गया चैप्टर समाप्त। उम्मीद है आपको एक छोटी सी वीडियो में आपको अच्छे से समझ आया होगा, आपकी क्विक रिवीजन होगी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और बेटा बस ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।